बच्चों अब कन्वेंशनल वेपन्स में ऐसे वेपन्स आ जाते हैं, सिंपल राइफल्स, सिंपल गन्स, उर्तगल, भाला, नेजा, आंखें, बगैर मेकअप के, ये कन्वेंशनल वेपन्स हैं। ठीक हो गया, जिसमें वन वर्सेस वन के इंटरेक्शन के ऊपर चीजें बेस कर रही। स्मार्ट वेपन्स, JF-17 थंडर, F-16, G3 गन्स, एडवांस्ड मिसाइल्स, ठीक है, एडवांस्ड टैंकरी, ठीक है, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स। ठीक हो गया नंबर वन। नंबर दो, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। और चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी। चारों नोट के लिए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, एंड प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी। ठीक है राफिया बेटा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि अगर तुम्हारा लड़ाई इंडियन फौज से है, ठीक है, और उन्होंने एरियल स्ट्राइक तुम्हारे ऊपर किया, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर एरियल पेनिट्रेट करते हैं, तो तुमने यूज ऑफ फोर्स सिर्फ उतना करना है जो प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्ड हो। यानी ये ना हो कि ठीक है उन्होंने तुम्हारी किसी एक बेस पे हमला किया, तुम उनका पूरा मुल्क तबाह करने के लिए मिलिट्री यूज ऑफ फोर्स कर लो। ठीक है, मिलिट्री यूज ऑफ फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगा टू दी इम्पोज लेवल ऑफ थ्रेट। नंबर दो, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। आपने यूज ऑफ फोर्स करते हुए डिस्टिंक्शन करनी है कि ये मिलिट्री टारगेट है या ये सिविलियन टारगेट है, ये मिलिट्री टारगेट है या ये सिविलियन टारगेट है। ठीक हो गया, ये मिलिट्री टारगेट है या ये सिविलियन टारगेट है, ये कंबैटेंट्स हैं या ये नॉन कंबैटेंट्स हैं, ये कंबैटेंट्स हैं या ये नॉन कंबैटेंट्स हैं, ये फूड सप्लाईज हैं या कोई मिलिट्री आर्सनल्स हैं। आपने डिस्टिंक्शन करनी है और आपने टारगेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को करना है, सिविलियन टारगेट्स को नहीं करना। यह प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। फिर तीसरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। आपका मुकाबला एक फौज से है, आप उस फौज से लड़ने के साथ साथ आप वहां के सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दें। ठीक हो गया, आप कोई ऐसी हरकत करें जो लॉन्ग टर्म के अंदर वहां पे इंसानों की जिंदगी को डेंजर में डाले। ठीक है, आपको इस तरह की हरकत करें कि वो लॉन्ग टर्म में इंसानों की जिंदगी को डेंजर में डाले, लॉन्ग टर्म डिजीजेज आए, ये ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के तकाजों के खिलाफ। और आखिरी चीज, मिलिट्री नेसेसिटी। आपके ऊपर एक कन्वेंशनल अटैक हुआ, आप उसे डेटर करने के लिए आगे से मारो न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, प्रिंसिपल है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऐसा ही है राफिया बेटा, ऐसा ही है, स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऐसा ही है। अब मेरा बच्चा राफिया बात जरा समझी, जब आप वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो तबाही होगी वो प्रोपोर्शनल तो नहीं होगी। न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, ठीक है, तो वो सिविलियन और कंबैटेंट में कोई तमीज तो नहीं करेगा। ठीक हो गया, आप न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करोगे तो वॉर के बाद भी वहां पे इफेक्ट्स रहेंगे, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स रहेंगे, हेल्थ इफेक्ट्स रहेंगे, और ऑटोमेटिकली अनटिल एंड अनलेस कि आपका सर्वाइवल एट स्टेक है, किसी भी तरीके से आप वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल को मिलिट्री नेसेसिटी के तौर पे डील नहीं कर सकते। इन्हीं चार रीजन की वजह से, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ये जो प्रिंसिपल्स फुलफिल नहीं करते, इसी चार रीजंस की वजह से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को इलीगल माना जाता है, ये लीगल वेपन्स नहीं है। ठीक हो गया, तो जो नॉर्मल बैटल है, डिक्लेयर्ड बैटल है, ठीक हो गया, जो आपने इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करनी है, उसके अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इलीगल वेपन है,
कन्वेंशनल वेपन या स्मार्ट वेपन्स को आप लीगल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो वेपन्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डिस्टिंक्शन, मिलिट्री नेसेसिटी और ह्यूमैनिटी के अंदर फॉल कर सकते हैं। चुनाचे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन किसी भी तरीके से उनका यूज जस्टिफाइड नहीं है। अगर तुमने गौर किया हो तो मैंने तुम्हें पूरा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और पूरी बेसिस ऑफ जनीवा कन्वेंशन समझा दी हैं, लेकिन इसमें निशानियां अकल वालों के लिए। डन हो गया मेरा बच्चा? बच्चों ये प्रिंसिपल क्लियर हो गए? कन्वेंशनल वेपन, स्मार्ट वेपन्स और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल क्लियर हो गए? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स अब हम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक वॉरफेयर या कन्वेंशनल वॉर के 3 टैक्टिक्स हैं। सिमेट्रिक वॉरफेयर या कन्वेंशनल वॉर के 3 टैक्टिक्स हैं। कितने टैक्टिक्स हैं? 3 टैक्टिक्स हैं। टैक्टिक नंबर 1, आइडेंटिफाई योर एनिमी। टैक्टिक नंबर 1, आइडेंटिफाई योर एनिमी। टैक्टिक नंबर 2, ठीक है, टैक्टिक नंबर 2, पहला टैक्टिक क्या है? आइडेंटिफाई योर एनिमी। टैक्टिक नंबर 2, ठीक है, फाइट योर एनिमी। और टैक्टिक नंबर 3, pin down your enemy on the basis of numeric strength. Identify your enemy, fight your enemy, और pin down your enemy on the basis of numbers, numeric strength. ठीक है? Identify your enemy, इंडिया तू मेरा दुश्मन है, ठीक है? Fight your enemy, आप मैदान में खोते के पुत्र मैच डालते हैं। And pin down your enemy on the basis of numbers, ठीक है? मेरे पास बम बारूद है, ठीक हो गया, मैं तुझे शिकस्त दूंगा क्योंकि मैंने तेरे लिए ज्यादा तलवारें तैयार करके रखी हुई हैं। बात समझ आ गई? तो कन्वेंशनल वॉर के 3 प्रिंसिपल हैं, आइडेंटिफाई योर एनिमी, फाइट योर एनिमी एंड पिन डाउन योर एनिमी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दें। आइडेंटिफाई योर एनिमी, फाइट योर एनिमी, पिन डाउन योर एनिमी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिक स्ट्रेंथ या नंबर्स। डन हो गया मेरा बच्चा? अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स नोट कीजिएगा। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स हैं कि नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू, नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू। नंबर 2, ठीक है, नेवर कम एंड फाइट एट योर ओन, नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू, नेवर कम एंड फाइट एट योर ओन। और नंबर 3, नंबर्स डोंट मैटर, नंबर्स डोंट मैटर। उसका पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई योर एनिमी, इसका पहला प्रिंसिपल है नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू। उसका दूसरा प्रिंसिपल है फाइट योर एनिमी, इसका दूसरा प्रिंसिपल है नेवर कम एंड फाइट एट योर ओन। और उसका तीसरा प्रिंसिपल है पिन डाउन योर एनिमी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ये कहता है नंबर्स डोंट मैटर। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? नंबर्स डोंट मैटर, ठीक हो गया? तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होगा? तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूं, मैं दोस्तों में हूं या फिर दुश्मनों में हूं। देखा जो तीर खाकर कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ताक में दुश्मन भी था और पुष्ट पर अहबाब भी, तीर पहले किसने चलाया ये कहानी फिर सही। डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब राफिया बेटिया एसिमेट्रिक वॉरफेयर की आगे 3 टाइप्स हैं। एक कहलाती है इंसर्जेंसी, एक कहलाती है गुरिल्ला वॉरफेयर और एक कहलाती है टेररिज्म। एक कहलाती है इंसर्जेंसी, एक कहलाती है गुरिल्ला वॉरफेयर और एक कहलाती है टेररिज्म। नोट कर लिया मेरा बच्चा? इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिज्म। नोटेड बेटा? इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर और टेररिज्म। नोट हो गया मेरा बच्चा?
इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल है हिट, रन, हाइड। इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल नोट कर लिया, हिट, रन, हाइड। गुरिल्ला वॉरफेयर का ठीक है प्रिंसिपल है हिट, इंगेज, सेटल। इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल है हिट, रन, हाइड। गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रिंसिपल है हिट, इंगेज एंड सेटल। और टेररिज्म का वन लाइनर प्रिंसिपल है इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। बच्चों नोट कर लिया सारे का सारा। इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। नोट कर लिया मेरा बच्चा। तो इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल है हिट, रन, हाइड। गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रिंसिपल है हिट, इंगेज, सेटल। और टेररिज्म का प्रिंसिपल है इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। ठीक है शीजा, जब एक इरेगुलर आर्मी अनपैटर्न्ड वे से एक रेगुलर आर्मी के खिलाफ लड़ेगी, ठीक हो गया, उनके पास एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है, किसी जगह का एक फॉर्मल कंट्रोल नहीं। वो आएंगे, कभी फौजियों की जीप को निशाना मार देंगे, बना लेंगे, कभी सुई की पाइपलाइन को निशाना मार लेंगे, बना देंगे, कभी किसी फौजी छावनी के ऊपर मिसाइल अटैक कर देंगे, हिट करेंगे, वहां से भागेंगे और हाइड हो जाएंगे, जैसे कि बलोच इंसर्जेंट्स लड़ते हैं। तो जब एक इरेगुलर आर्मी एक रेगुलर आर्मी के साथ अनपैटर्न्ड वे के अंदर हिट, रन, हाइड की बुनियाद पे लड़ेगी, ऐसे बेलिजरेंट एक्ट्स को क्या कहते हैं? इंसर्जेंसी। ठीक है, उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं है, उनकी कोई परमानेंट स्ट्रक्चरिंग नहीं है, वो प्रॉपरली इंगेज नहीं करते, वो जनरली अनपैटर्न्ड वे से डिफरेंट तरीकों से मिलिट्री टारगेट्स को, अपने ओपोनेंट को हिट करेंगे और वो अपने सेफ हाइडआउट्स के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं? इंसर्जेंट्स या इंसर्जेंसी। प्रिंसिपल क्या है? हिट, रन, हाइड। डन हो गया मेरा बच्चा? प्रिंसिपल क्या है? हिट, रन, हाइड। बच्चों क्लियर है? बलोच इंसर्जेंट्स इसकी मिसाल है, ठीक हो गया। कश्मीरी मुजाहिदीन इसकी मिसाल है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है गुरिल्ला वॉरफेयर। जब ये इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, जब ये इंसर्जेंसी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, जब एक प्रॉपर मिलिट्री पैटर्न आ जाएगा, अब ये इंसर्जेंट्स हिट करेंगे, हिट करके भागेंगे नहीं, बल्कि दुश्मन की आर्मी से, ठीक है, फुल फ्लेज इंगेज करेंगे और इलाके कैप्चर करने के बाद वहां पे परमानेंट सेटलमेंट्स बनाएंगे, परमानेंट कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होगी, उनके पास प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उनका लड़ने का तरीका प्रॉपर आर्मी की तरह पैटर्न तरीका होगा। ऐसी, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बेलिजरेंसी को कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। मीनिंग दैट कि जब इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, पैटर्न हो जाती है, इंगेजमेंट परमानेंट हो जाती है और सेटलमेंट्स, ठीक है, एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एसिमेट्रिक टैक्टिक्स को क्या कहते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर। जैसे कि, ठीक है, टीटीपी ने पाकिस्तान में पेनिट्रेट किया था, सवात तक आ गए थे, तामिल टाइगर्स थे, ठीक है, तामिल टाइगर्स थे, तामिल टाइगर्स थे वगैरह वगैरह, ठीक हो गया, कुर्द हैं, ठीक है, इराक के अंदर वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, अफगान तालिबान है, ठीक है।
और फाइनली जो सबसे आखिरी टाइप है वो है टेररिज्म। टेररिज्म का क्योंकि आगे पूरे का पूरा टॉपिक आना है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टेररिज्म का आगे पूरे का पूरा टॉपिक आएगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चों ये तीनों टाइप ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर या टैक्टिक्स हो गए इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। डन हो गया, चौकस हो गया। ठीक है, चुनाचे राबिया बेटा, हमने ये पढ़ा था ना, जो हमने ये जो पढ़ा था, ठीक है, हमने ये टाइप्स ऑफ वॉर पढ़ी थी। तो इन टाइप्स ऑफ वॉर को लड़ा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेपन एंड टैक्टिक्स। ठीक है, यानी ये टूल्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे किसी भी किस्म की जंग लड़ी जाती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेपन्स एंड टैक्टिक्स इज टर्म्ड एज वॉरफेयर। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को वॉरफेयर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, अब मारवी बेटा मैं आगे जाने लगा हूं, मारवी मैं आगे जाने लगा हूं। ठीक है, प्लीज अब जरा समझिएगा आगे। अब मेरे बहनों भाइयों मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूं। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं जिसे कहते हैं जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर। मैं एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं जिसे कहते हैं जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को जरा समझिएगा। ठीक है, अभी तक वॉर की 5 जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, सेकंड जनरेशन वॉरफेयर, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। वॉरफेयर की कितनी जनरेशंस हैं? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। ठीक हो गया? 5 जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हैं जो वॉर के अंदर प्लेस होंगी, फर्स्ट टू फिफ्थ। ठीक है, अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट जरा समझना है। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का प्रिंसिपल है लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या है? लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। बच्चों इधर जरा समझिएगा बोर्ड के ऊपर, लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। अब ये लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स क्या है, इस बात को जरा समझिएगा। प्रॉपर फौजें एक दूसरे के सामने सफ बंदी करेंगी, अचानक शीजा की आवाज आएगी अटैक, एक फौज दूसरी फौज के रैंक्स के अंदर पेनिट्रेट करेगी, धावा बोलेंगे, बाहुबली शुरू होगा। ठीक है, जिसके लाइन एंड कॉलम्स, ठीक है, कंप्लीट पेनिट्रेट हो गए उसे शिकस्त हो जाएगी। जिसके लाइन और कॉलम्स कंप्लीट पेनिट्रेट नहीं हुए, ठीक हो गया, वो जंग के अंदर स्टेबल रहेगा। ना वो मर्द रहे ना वो जंगे रही। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है, अब मजीद नहीं होती। ये थी गजवा बदर, ठीक है, ये थी बाहुबली की जंगें, ये थी उर्तगल की जंगें, ये थी खिलाफत उस्मानिया की जंगें, ये थी रोमन अंपायर के जमाने की जंगें, ठीक है, ये थी स्पार्टन्स के दौर की जंगें। यानी जब प्रॉपर इन्फेंट्रीज लड़ती थी, ठीक हो गया, मैन टू मैन ग्राउंड बेस्ड फोर्सेस आपस में लड़ती थी और वो मर्दों की तरह लड़ती थी। ऐसी चीज को कहा जाता था लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। अब ये लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स मजीद दुनिया के अंदर नहीं चलते। बच्चों ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ठीक है शिजा बेटा, सेकंड जनरेशन वॉरफेयर कौन सी थी? सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल था स्पीड, सरप्राइज एंड मेंटल डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। स्पीड, सरप्राइज एंड मेंटल डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। स्पीड, सरप्राइज और मेंटल डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। बच्चों यहां तक कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? ठीक हो गया। अब स्पीड का क्या मतलब है? एडवांस्ड वेपन, स्मार्ट वेपन्स। सरप्राइज का क्या मतलब है? ठीक है, यूनिक टैक्टिक्स फॉर यूजिंग दोज वेपन्स। और मेंटल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एनालिटिक्स का क्या मतलब है? ठीक है, इनिशिएटिव इन डिसीजन मेकिंग, सुनजू की वॉर।
ठीक है, वॉर फॉट विद द एडवांस्ड वेपनरी, the way that weaponry is used, and how effectively military decision making is carried out, how effective is initiative in terms of waging war. तो स्मार्ट वेपन्स की बुनियाद पे, ठीक है, जो वॉर्स लड़ी जाती हैं एडवांस इन्फेंट्रीज की बुनियाद पे, एडवांस्ड आर्टिलरी की बुनियाद पे, एडवांस्ड एयरफोर्स की बुनियाद पे, मनूवरेबिलिटी की बुनियाद पे, ठीक हो गया, ऐसी वॉर्स को क्या कहते हैं? सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर। ठीक हो गया, सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर। ठीक है, यहां पे कन्वेंशनल वेपन, यहां पे कन्वेंशनल मैन टू मैन इंटरेक्शन को रिप्लेस कर रहा है स्मार्ट वेपन्स का एज। बच्चों, सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, अच्छा मेरे बहनों भाइयों, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अपने यूनिक टैक्टिक्स यानी सेकंड जनरेशन वॉरफेयर का अपना वेरिएंट लॉन्च किया जिसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्ज होता है लाइटनिंग, क्रीग वॉर, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो जर्मन्स ने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस किए वो कहते हैं ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग क्या थे मेरा बच्चा? ठीक है, पहली दफा एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया। जर्मन एयरफोर्स को कहते थे लुफ्टवाफे, लुफ्ट LUFT लुफ्टवाफे। अब होता क्या था कि जर्मन एयरफोर्स जाती थी और वो एरियल बॉम्बिंग करती थी। वो क्या करती थी? एरियल बॉम्बिंग करती थी। एरियल बॉम्बिंग की बुनियाद पे लाइटनिंग इंपैक्ट क्रिएट होता था, तबाही होती थी। अभी उनके दुश्मन ने एरियल स्ट्राइक से रिकवर नहीं किया होता था तो पीछे से जाते थे टैंक्स, और टैंक्स जाके उधर मजीद धुलाई करते थे। और अभी दुश्मन, ठीक है, टैंक्स के ऊपर से रिकवर नहीं होता था तो पीछे से उनकी इन्फेंट्रीज जाती थी और वो आहिस्ता आहिस्ता जाके इलाकों को कैप्चर करना शुरू कर देती थी। तो ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए से कहते थे ब्लिट्जक्रीग, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक हो गया? चुनाचे सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में सिर्फ एक फर्क है कि दोनों का फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्पीड, सरप्राइज एंड मेंटल डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। लेकिन जो थर्ड जनरेशन है वो जर्मन स्पेसिफिक है, वर्ल्ड वॉर टू स्पेसिफिक है, जिसे कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग, लाइटनिंग वॉर, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ठीक है, when there would be a blurring distinction between war and politics, when there would be a blurring distinction between war and politics, war fought at political fault lines। ठीक है, आपका दुश्मन आपके मुल्क के पॉलिटिकल फीचर्स को यूज करेगा, वो पॉलिटिकल वर्नरेबिलिटीज क्रिएट करेगा, वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स, लिंगुअल डिस्प्यूट्स, ठीक है, सोशल डिस्प्यूट्स, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स को बेस बना के आपके खिलाफ हमलावर होगा, आपके खिलाफ हमलावर होगा। ठीक हो गया? वो आपकी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को, ठीक है, वो आपकी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को, ठीक है, एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, वो धरने करवाएगा, वो पॉलिटिकल रिफ्ट्स को बेस करेगा, वो इंसर्जेंसी फैलाएगा, वो टेररिज्म फैलाएगा, वो मजहब कार्ड खेलेगा, वो पीटीएम खेलेगा, किसी ना किसी तरीके से वो आपके पॉलिटिकल फिशर्स को बेस बना के आपको आपस में लड़वाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब आपका दुश्मन
आपके मुल्क में पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जैसे इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किया, इंडिया बलोचिस्तान के अंदर BLAs के जरिए करने की कोशिश करती है, और आपके मुल्क की ही पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। कैसे? इंसर्जेंसीज प्रमोट करके, गुरीला वॉरफेयर प्रमोट करके, पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दे के, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दे के, इंस्टीट्यूशंस को आपस में लड़ा के। तो जब आपका दुश्मन पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके आपके मुल्क को इंटरनल कोलैप्स करने का कोशिश करेगा, ऐसी जंग को क्या कहते हैं? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बच्चा? और अगली है बच्चों, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। और मरियम बेटा आखिरी है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशो कल्चरल वॉरफेयर और इकोनॉमिक वॉरफेयर। जब आपका दुश्मन आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करेगा, फेक न्यूज, मीडिया, सोशल मीडिया, अगर आपके मुल्क में कुछ ठीक हो रहा है तो आपके मीडिया के जरिए, ठीक है, या अपने प्रोपोगेंडा के जरिए वो उसे गलत प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर आपके मुल्क में कुछ गलत हो रहा है तो उसे सही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो फेक न्यूज फैलाएगा, ठीक हो गया, वो इंसर्जेंस फेक न्यूज फैलाएगा, वो अफरा तफरी फैलाएगा, ठीक हो गया, वो हाइपरिज्म फैलाएगा, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ठीक है, वो आपको पॉलिटिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, फिर सोशो कल्चरल वॉरफेयर, वो आपको कल्चरल डेविएशन के अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा। अपने मोजे खुद ढूंढो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जैसा तेरा भद्दा है वो तेरी मर्जी, ठीक हो गया। तो सोशो कल्चरल वॉरफेयर के अंदर क्या होता है? सोशो कल्चरल वॉरफेयर के अंदर आपका दुश्मन आपकी वैल्यूज को, ठीक है, कैप्चर करने की कोशिश करेगा। आपके मुल्क में आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। आपके मुल्क में एक साइड पे खलील रहमान कमर आ जाएगा, दूसरी साइड पे मारवी सरमद आ जाएगी, ठीक है, एक साइड पे खलील रहमान कमर आ जाएगा और दूसरी साइड पे मारवी सरमद आ जाएगी, ठीक हो गया। तो आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल फिशर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर नहीं रह सकती, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, डी तेरी प्राइवेसी। कहानी समझ आई या नहीं है? और फिर आखिरी चीज इकोनॉमिक वॉरफेयर, आपका दुश्मन आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वनरेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? ठीक है, आपके आपको FATF में ब्लैकलिस्ट करवा के, आपकी प्रोडक्ट्स को दुनिया से निकलवा के, आपकी प्रोडक्ट्स के खिलाफ मार्केटिंग करके, प्रोपोगेंडा करके, ठीक है, बैगर दाई नेबर पॉलिसी के जरिए। तो जब आपका दुश्मन, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रंट, सोशो कल्चरल फ्रंट और इकोनॉमिक फ्रंट को कलेक्टिवली आपके खिलाफ खोल देता है, ऐसी जंग को क्या कहते हैं? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। बच्चों यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बच्चों यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? 65 की जंग सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी। कारगिल की जंग सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी, ठीक हो गया। ये जो अभी पुलवामा अटैक के बाद हुआ, 27 फरवरी को हुआ, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी। डन हो गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, हम 2 एक साल से ना एक टर्म बार बार सुन रहे हैं, उस टर्म को कहते हैं आप, ठीक है, उस टर्म को आप कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। सेक्टेरियनिज्म फोर्थ में आएगा मेरा बच्चा, फिफ्थ में भी आएगा, दोनों में आ सकता है ना। अगर सेक्टेरियनिज्म को, ठीक है, सोशो कल्चरल डिवीजन की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन के जरिए, ठीक है, फेक न्यूज के जरिए चला दिया जा रहा है, लेकिन जनरली सेक्टेरियन वॉर्स बुनियादी तौर पे फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर आती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, आप एक अरसे से लफ्ज सुन रहे हो, आप एक अरसे से लफ्ज सुन रहे हो हाइब्रिड वॉर, ठीक है। टीचर्स हाइब्रिड वॉर पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो आके शुरू हो जाते हैं कि जी फेक न्यूज है, फलानी चीज है, ढमकानी चीज है, ऐसी की तैसी, ठीक हो गया, ऐसी की तैसी, ठीक है। हालांकि हाइब्रिड वॉर को थ्योरेटिकली वो क्लियर नहीं करते। हाइब्रिड वॉर क्या होती है?
जब आपका दुश्मन, ठीक है, इन मल्टीपल जनरेशन्स को बैक वक्त आपके खिलाफ इनिशिएट कर देगा, यानी आपको मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वॉर में इंगेज करेगा। ठीक हो गया? ठीक है, वो फर्स्ट जनरेशन का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है, सेकंड जनरेशन का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है, थर्ड जनरेशन का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है, फोर्थ और फिफ्थ का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है। ठीक हो गया? ठीक है, राफिया जरा समझी। अब वो करेगा क्या कि फुल फ्लेज आपके खिलाफ वॉर, कन्वेंशनल वॉर को इनिशिएट नहीं करेगा, वो छोटे छोटे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पंगे लेता रहेगा ताकि आपकी फौज बॉर्डर्स पे इंगेज रहे, आपकी फौज बॉर्डर्स पे इंगेज रहे, और फौजियों का फोकस बॉर्डर्स पे डाइवर्ट करके वो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा थ्रू पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस, थ्रू फेक न्यूज, थ्रू सोशो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, थ्रू इकोनॉमिक एलिमेंट्स। ठीक हो गया? चुनाचे जब आपका दुश्मन बैक वक्त आपके खिलाफ मल्टीपल जनरेशन्स के थ्रेट को इंपोज कर देगा, ऐसी वॉर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड वॉर। यानी आपका दुश्मन मल्टीपल टैक्टिक्स को सिमल्टेनियसली आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, और उसका मेन डोमिनेंट फोकस क्या होता है कि फौज बॉर्डर्स पे एंगेज रहे ताकि हम फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन को सिमल्टेनियसली मुल्क के अंदर एक्सप्लॉइट कर सके। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा टैक्टिक है कि उस मुल्क के अंदर उसके इंस्टीट्यूशंस का क्राइसिस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, इंस्टीट्यूशन का क्राइसिस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, और उधर की अवाम को, इन पर्टिकुलर यूथ को, उस मुल्क की फौज से मुतनफर किया जाता है। नूर बेटा मैं ऐसे कमेंट नहीं देता यार। ठीक हो गया? प्लीज। ठीक है, आइडिया पूरे का पूरा समझ आ गया? यानी पूरे का पूरा ऐसे लोग जिनसे घर वाले ये नहीं पूछते कि शाम को खाने में क्या बनाएं, वो भी ठीक है बैठ के, ठीक है, फेसबुक के ऊपर गालियां दे रहे होते हैं फौज को, जुडिशरी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को। ठीक हो गया? चुनाचे इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस को जन्म देना, इंटरनल फॉल्ट लाइंस को जन्म देना, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का कंपोनेंट है। आई होप सो हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? नवाल तुम ब्रेक पे चली जाओ। हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, अब मरियम बेटा हमारा वॉर का कॉन्सेप्ट हो गया कि वॉर क्या होती है, हमारा वॉर की रैशनैलिटी, या लॉजिक का कॉन्सेप्ट हो गया, टाइप्स ऑफ वॉर हो गई, फिर प्रॉक्सी वॉर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ वॉरफेयर हो गई, उन्हें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, और उसी की बुनियाद पे हमने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को भी डिस्कस कर लिया। फिर हमारी जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर हो गई। ठीक हो गया? और उसकी बुनियाद पे हमने हाइब्रिड वॉरफेयर को डिस्कस कर लिया। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई? यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई? अब मेरे बहनों भाइयों मैं एक बड़े मजे की मैपिंग करवाने लगा हूं। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया मैं उसे एक ही फ्लो में लिंक करने लगा हूं। कामिल जरा समझिए, जब आप प्रॉपर एनालिसिस को बिल्ड करते हो ना, तो वॉरफेयर क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ऐसा ही है? वॉरफेयर क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? ठीक हो गया? तो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में, ठीक है, प्लीज इस बात को नोट कीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में कन्वेंशनल वेपन्स और टैक्टिक्स भी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वेपन्स और टैक्टिक्स भी कन्वेंशनल। क्लियर मेरा बच्चा? कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल टैक्टिक्स। सेकेंड जनरेशन के अंदर वेपन्स कन्वेंशनल की जगह आ गए स्मार्ट, लेकिन टैक्टिक्स अब भी कन्वेंशनल है। थर्ड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के अंदर वेपन्स आ गए स्मार्ट, लेकिन टैक्टिक्स अब भी कन्वेंशनल है। तो अगर आप गौर करो
तो पहली 3 जनरेशंस मर्दों वाली जंगें, यानी यहाँ पे फॉर्मली वेपन्स डिसाइसिव जंगें हो रही हैं। बच्चों ये बात समझ आ गई? यहाँ पे फॉर्मली वेपन्स डिसाइसिव जंगें हो रही हैं। ठीक हो गया? 4th जनरेशन के अंदर वेपन सिग्निफिकेंट नहीं है, 5th जनरेशन के अंदर वेपन सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि ठीक है यहां पे टैक्टिक्स आ गई अनकन्वेंशनल या एसिमेट्रिक, अनकन्वेंशनल या एसिमेट्रिक। बच्चों ये पॉइंट नोट कर लिया? वेपन्स डिसाइसिव नहीं है। तो मेरा बच्चा, मैं क्या ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे वॉर की जनरेशंस इवॉल्व कर रही हैं तो वॉर्स वेपन डोमिनेंस से कन्वेंशनल डोमिनेंस की तरफ आ रही हैं, लिनियरिटी से नॉन लिनियरिटी की तरफ आ रही हैं, सिमेट्री से नॉन सिमेट्री की तरफ आ रही हैं, कन्वेंशनल मीन्स से नॉन कन्वेंशनल मीन्स की तरफ आ रही हैं, और वेपन्स डिसाइसिव होने की बजाय, ठीक है, वो वेपन्स डिसाइसिव होने की बजाय वो टैक्टिक्स डिसाइसिव हो रही हैं, और आज की जंगों के अंदर अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स डोमिनेट कर रही हैं। कन्वेंशनल टैक्टिक्स का रोल दुनिया के अंदर कम से कम होता जा रहा है। बच्चों ये पॉइंट नोट कर लिया? ये पॉइंट नोट कर लिया? बड़े मजे का पॉइंट है अगर तुम लोगों को समझ आ गया। ठीक हो गया? बच्चों हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर? जितना हमने पढ़ा वॉर का कंपोनेंट वो सारे का सारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया? चुनाचे यहां पे आके आप लोगों का ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। डन? बच्चों ये क्लियर हो गया? चौकस हो गया? ठीक है। अब राफी बेटा हम अगले एक टॉपिक के ऊपर जाने लगे हैं, वो है कॉजेज ऑफ वॉर। सिलेबस के अंदर इसे प्लेस किया हुआ है एज कॉजेशन ऑफ वॉर। हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कॉजेज ऑफ वॉर। ठीक है? कॉजेज ऑफ वॉर को हम डिस्कस करने लगे। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब कॉजेज ऑफ वॉर को आप बुनियादी तौर पे 3 पैटर्न्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, एक है सोसाइटी या स्टेट लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, और एक है ग्लोबल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर। इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, सोसाइटी या स्टेट लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, एंड ग्लोबल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर। 12वीं 4th और 5th जनरेशन को प्रीडोमिनेंटली। ठीक हो गया? इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, सोसाइटी या स्टेट लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, और ग्लोबल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर। है ना बच्चा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर में मेरा बच्चा तुम लोग एक कोड वर्ड याद रखोगे। वो कोड वर्ड क्या है? वो कोड वर्ड है लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। नोटेड? लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। ठीक हो गया? मेरे बहनों भाइयों इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। अक्सर औकात एक स्टेट का लीडर, उसकी पर्सनैलिटी में अग्रेशन होती है, वो बजाते खुद वॉर ओरिएंटेड होता है, उसकी पॉलिसीज में अग्रेशन होती है, उसकी पॉलिसीज में अग्रेशन होती है। ठीक हो गया? वो चाह के भी, ठीक है,
वो चाह के भी वॉर से बाज नहीं आ सकता, ठीक है। वो वॉर ओरिएंटेड होगा, उसकी पर्सनैलिटी में अग्रेशन होगी, वो थ्रेट ओरिएंटेड होगा। हिटलर, मूडी, ठीक है, स्टेलिन, लेनिन वगैरह 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 वगैरह। तो ये कहता है कि अक्सर औकात एक लीडर की वॉर अग्रेशन वजह बनती है वॉर की, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर था, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में विलियम काइजर था, ठीक हो गया। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर विलियम काइजर था, ठीक है। जैसे रोमन एम्पायर के अंदर किंग सीजर था। बात समझ आई या नहीं आई? तो अक्सर औकात इंडिविजुअल लीडर की वॉर ओरिएंटेशन वॉर की वजह बनेगी। बच्चों ये आर्ग्यूमेंट समझ आ गया? क्लासिकल रियलिज्म की इंटरप्रिटेशन लगा लेना, क्लासिकल रियलिज्म की इंटरप्रिटेशन लगा लेना। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज है अग्रेसिव मैसेज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है अग्रेसिव मैसेज। अक्सर औकात एक सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो ही वॉर ओरिएंटेड होते हैं। वो कल्चर ग्लोरीफाई करता है वॉर को। जैसे अफगानिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ द नेशंस, मंगोल्स, चंगेज, जर्मन्स, मास्टर आर्यन रेस, ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, बाज औकात सोसाइटीज वॉर को ग्लोरीफाई करती हैं, उनके कल्चर में अग्रेशन होती है, उनके कल्चर में वॉर होती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन आर्यन रेस, जर्मन्स की आर्यन रेस, सुपीरियर एथनोसेंट्रिक बिलीव्स, ठीक है। अफगानिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ द नेशंस वगैरह 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 वगैरह। तो अक्सर औकात, ठीक है, एक सोसाइटी के मेकअप के अंदर ही वॉर होती है, तो अग्रेसिव मैसेज वॉर की वजह बनते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे जो तीसरी कॉज है वो है कॉग्निटिव बाइसिस, ठीक है। कॉग्निटिव बाइसिस क्या है? राफिया बेटा इस बात को जरा समझिए। कॉग्निटिव बाइसिस का कॉन्सेप्ट ये है राफिया कि देख, मोटी सी बात है, मुझे तू और शिजा पसंद नहीं हो, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मुझे तू और शिजा पसंद नहीं हो, तुम दोनों क्लास में इकट्ठी बैठी भी हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तूने शिजा के कान में कुछ खुसर फुसर करी, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद, ठीक हो गया। तो मैं तेरे खुसर फुसर करने को ऑटोमेटिकली कंसीव क्या करूंगा? मैं कंसीव ये करूंगा कि जरूर राफिया ने शिजा के कान में कहा है कि कितना घटिया पढ़ा रहा है, कितना छिछोरा आदमी है, ठीक हो गया। आता जाता ऐसे कुछ है को नहीं, कितना मनूस लग रहा है, कितना घटिया लग रहा है, ठीक है। तो मैं तेरे हर एक्ट को अपने खिलाफ ओवर एग्जिजरेट करूंगा, मेरे दिमाग में फतूर है, मेरे दिमाग में कीड़ा। तो कॉग्निटिव बाइसेस ये कहती है कि अक्सर औकात, ठीक है, हमेशा जहां पे भी आपका एडवर्सरी होगा वहां पे आप उसके थ्रेट को ओवर एग्जिजरेट करेंगे। जहां पे भी आपकी फुफियां होंगी, फुफियां कह रहा हूं, जहां पे भी आपकी दुश्मनी होगी वहां पे आप अपने दुश्मन के हर एक्ट को ओवर एग्जिजरेट करेंगे और आप उसके हर थ्रेट को अपने खिलाफ इंटरप्रेट करेंगे। तो ये कहता है कि बुनियादी तौर पे वॉर मेंटल बाइसिस की वजह से होती है, कॉग्निटिव बाइसिस की वजह से होती है, और परसेप्शंस और एग्जेजरेशन ऑफ द थ्रेट ऑफ योर हॉस्टिलिटी ये आपको पुश करता है वॉर की तरफ, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे वॉर को आप तीन चीजों से जस्टिफाई कर सकते हो। लीडर खराब, राफिया बेटा जरा समझी, लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। डन हो गया? ये कोड वर्ड याद रहेगा, लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। एग्रेसिव लीडर्स, क्लासिकल रियलिज्म, अग्रेसिव मैसेज, क्लासिकल रियलिज्म, कॉग्निटिव बाइसेस, कंस्ट्रक्टिविज्म। डन हो गया मेरा बच्चा? कॉग्निटिव बाइसेस पे कंस्ट्रक्टिविज्म भी लग सकता है, पोस्ट मॉडर्निज्म भी लग सकता है। क्लियर होगी बात? इंडिविजुअल लेवल पे आपने कोड वर्ड याद रखना है, लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। ठीक हो गया? आई होप सो मेरे बच्चों को इंडिविजुअल लेवल पे बात की समझ आ गई, ठीक है। अब आगे आ जाओ मेरा बच्चा, अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आगे आएंगे तो हमारी अगली
ठीक है, जो वॉर की कॉजेज हैं वो है सोसाइटी या स्टेट लेवल पे। अगली वॉर की कॉजेज किस लेवल पे? अगली वॉर की कॉजेज हैं सोसाइटी या स्टेट लेवल पे। अब सोसाइटी या स्टेट लेवल पे बात जरा समझिएगा। पहली चीज है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पहली चीज क्या है? पहली चीज है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मेरी बात को गौर से जरा समझना है, ठीक है। यहां पे कोड वर्ड है प्रो एंटी डेमोक्रेसी। यहां पे कोड वर्ड क्या है? यहां पे कोड वर्ड है प्रो एंटी डेमोक्रेसी। नोटेड मेरा बच्चा? बच्चा नोट कर लिए? ठीक है, शीजा बेटा जरा समझी प्रो एंटी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक थ्योरी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि भाई जिस भी सोसाइटी या जिस भी स्टेट में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी वहां पे कंसेंसस बिल्डिंग होगी, वहां पे ऑपोजिट ओपिनियन को अकोमोडेट किया जाएगा, वहां पे डाइवर्सिटी होगी, वहां पे प्लुरलिज्म होगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिस भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिस भी सोसाइटी के अंदर मेरे बहनों भाइयों डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी वो कभी भी वॉर की तरफ इंक्लाइन नहीं होंगे, वो कभी भी वॉर की तरफ इंक्लाइंड नहीं होंगे। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर वॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होती वो ऑटोमेटिकली वॉर ओरिएंटेड होता है। जिस भी सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होती वो ऑटोमेटिकली वॉर ओरिएंटेड होता है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि जिस भी सोसाइटी या जिस भी स्टेट में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होंगी, डिक्टेटरशिप होगी, हेजीमनी होगी, एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा होंगे, ऑटोमेटिकली वो ही वॉर की वजह बनेगा, ऑटोमेटिकली वही वॉर की वजह बनेगा। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि भाई हर वो सोसाइटी या हर वो स्टेट वॉर की तरफ जाएगी जिस सोसाइटी या जिस स्टेट के अंदर किसी भी तरीके से जिस सोसाइटी या जिस स्टेट के अंदर किसी भी तरीके से आप लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिसिंग है, आप लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिसिंग है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि भाई डेमोक्रेसी का ना होना वॉर की वजह बनता है। आई होप सो मेरे बच्चों को ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या कहती है कि अब अगर हम अरब वर्ल्ड्स को देखें, सद्दाम हुसैन को देखें, कजाफी रिजीम को देखें, ठीक हो गया, एमबीएस को देखें, ईरान की तरफ देखें, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ देखें, तो हमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ठीक है, अप्लाई होते हुए नजर आती है, हमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी अप्लाई होते हुए नजर आती है। आई होप से मेरे बच्चों को ये पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई तो मुझे ओके कॉल दें, ठीक है। बच्चों ये अगर समझ आ गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है टोटलिटेरियन अप्रोच।
टोटलिटेरियन अप्रोच, टोटलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। टोटलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है? टोटलिटेरियन अप्रोच कहती है मेरे बहनों भाइयों के, ठीक है, टोटलिटेरियन अप्रोच कहती है मेरे बहनों भाइयों के वॉर हमेशा तब होती है, वॉर हमेशा तब होती है, वॉर हमेशा उस इन्वायरमेंट के अंदर होती है जिस इन्वायरमेंट में आप लोगों को, जिस इन्वायरमेंट में आप लोगों को, ठीक है, प्लीज मेरी बात को जरा समझिएगा, ठीक है। ये कहता है कि वॉर सिर्फ वहां पे होती है जहां पे आप लोगों को, ठीक है, प्लीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और है आज, बच्चों इधर ध्यान करो। ये कहता है कि भाई एक मल्टीनेशनल सेटअप के अंदर, कैसे सेटअप के अंदर? एक मल्टी नेशनल सेटअप के अंदर हमेशा डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ग्रुप को फेवर करती है, वो पंजाबियों को फेवर करती है, वो हिंदुओं को इंडिया में फेवर करती है। तो ये कहता है कि जहां पे भी डेमोक्रेसी होगी वहां पे मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप आ जाएगी, माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हमेशा मार्जिनलाइज हो जाएंगे, वहां पे डिक्टेशन ऑफ दी माइटियर आ जाएगी। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी या जिस भी स्टेट के अंदर, ठीक है, मल्टीनेशनल स्टेट के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का फुकदान होगा, जहां पे भी डेमोक्रेसी का तजर्बा करने की कोशिश की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा वॉर की तरफ प्रॉन होंगे। तो ये कहता है कि वॉर होती है, वॉर किस लिए होती है, ठीक है, कि जब आप एक मल्टी नेशनल सोसाइटी के अंदर, एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर आप किसी भी तरीके से वॉर का, आप किसी भी तरीके से, ठीक है, आप डेमोक्रेसी का तजर्बा करने की कोशिश करेंगे, तो ये कहता है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से वॉर होती है। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वॉर होती है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या कहती है? कि डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वॉर होती है, जबकि जबकि मेरे बहनों भाइयों ये कहता है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से वॉर होती है। आई होप सो आपको प्रो एंटी डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दें। प्रो एंटी डेमोक्रेसी का एलिमेंट आप लोगों को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दें। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो टोटलिटेरियन अप्रोच के हिसाब से ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी, मल्टी डाइवर्स सोसाइटी, मल्टी एथनिक सोसाइटी। एग्जाम्पल की जरूरत है या एग्जाम्पल मिल गया? आइडिया समझ आ गया? हिंदू मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स। समझ आ गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब दूसरा है इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पे, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पे कोड वर्ड लिखो प्रो एंटी कैपिटलिज्म। कोड वर्ड क्या है? प्रो एंटी कैपिटलिज्म। डन है मेरा बच्चा? प्रो एंटी कैपिटलिज्म। अब इसके अंदर जो प्रो कैपिटलिज्म है वो कहलाते हैं लिबरल कमर्शियल्स। लिबरल कमर्शियलिज्म अप्रोच। अब लिबरल कमर्शियलिज्म अप्रोच ये कहती है कि भाई जिस भी मुल्क के अंदर, जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की, ठीक है, जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की, ठीक है, जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की, ठीक है, प्लीज बात जरा समझिएगा,
जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की मैं क्या बात करने लगा था, ठीक हो गया प्लीज। ये कहता है कि जिस भी मुल्क के अंदर, ठीक है, कैपिटलिज्म होगा, लिबरल कमर्शियल्स कहते हैं कि जिस भी मुल्क के अंदर कैपिटलिज्म होगा वो कैपिटलिस्ट लोग, ठीक है, वेलफेयर की तरफ ओरिएंटेड होंगे, वो बिजनेस की तरफ ओरिएंटेड होंगे, वहां पे हर बंदे को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे हर बंदे को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी, वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। तो वॉर वुड बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू देयर ग्रोथ, war would be considered as a threat to their a threat to their growth। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर, जिस भी सोसाइटी के अंदर वो कैपिटलिज्म होगा, ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी या वो स्टेट वेलफेयर की तरफ इंक्लाइंड होंगी, वो कभी भी, ठीक है, नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाएंगे, वो नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ऑटोमेटिकली लोगों को ग्रो करने की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली वो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं हो सकते। वहां पे वॉर की कॉजेज होंगे, जब लोगों का ध्यान बिजनेस एक्टिविटी की तरफ नहीं होगा तो वो तबाही धंधे तबाही बर्बादी की तरफ जाएंगे। तो ये कहता है कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वॉर, ठीक है, वॉर कॉज होती है। चुनाचे इनके अकॉर्डिंगली वॉर हमेशा उस सोसाइटी के अंदर होगी जो, वॉर हमेशा उस सोसाइटी के अंदर होगी जो किसी भी तरीके से, ठीक है, वॉर हमेशा उस सोसाइटी के अंदर होगी जो किसी भी तरीके से, ठीक है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कैपिटलिज्म का सिस्टम हमेशा मार्जिनलाइजेशन की तरफ लोगों को लेके जाएगा। बच्चों ये बात समझ आई या नहीं आई? ये बात समझ आ गई? तो लिबरल कमर्शियल्स ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी होने की वजह से जंग होती है, डेमोक्रेसी होने की वजह से जंग होती है, जबकि, ठीक है, जबकि, ठीक है, ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म होने की वजह से जंग होती है, जबकि ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग होती है, ठीक है, कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग होती है। तो दोनों की जो कॉजेज हैं वॉर की, वो बिल्कुल वेरी करती हैं, वो डिफरेंट है। बच्चों ये बात समझ आ गई सब लोगों को? तो ये कहता है कि कैपिटलिज्म होने की वजह से जंग, एक कहता है कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग। जाफिया बेटा मैं घंटा ऐसे बोल रहा हूं। सजाद, लिबरल कमर्शियल्स कहते हैं कि भाई जिस भी सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म होगा, जिस भी सोसाइटी के अंदर लिबरल कमर्शियलिज्म होगा, जिस भी सोसाइटी के अंदर फ्री मार्केट होगी, ऑटोमेटिकली वहां के लोगों का ध्यान बिजनेस एक्टिविटी ग्रोथ की तरफ होगा। उन्हें डर लगेगा कि भाई अगर वॉर होगी तो उनका बिजनेस, उनका ग्रोथ, उनकी वेल्थ जनरेशन, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएंगी। तो लिबरल कमर्शियल्स कहते हैं कि भाई, ठीक है, अगर आपने पीस रखना है तो कैपिटलिज्म को लाओ, फ्री मार्केट इकोनॉमी की लाओ। तो ये कहता है जिस भी मुल्क के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं होगी, वहां का लोगों का ध्यान ग्रोथ की बजाय कॉन्फ्लिक्ट की तरफ होगा, तो वो वॉर की वजह बनेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि सोवियत यूनियन में वॉर इसलिए हुई क्योंकि वहां पे, ठीक है, वहां पे लोगों को वेलफेयर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। रेडिकल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये मार्क्सिस्ट स्कूल है। ये कहता है कि भाई जहां पे भी कैपिटलिज्म होगा, वहां पे एक छोटी सी क्लास होगी, वो एक्सप्लॉयटेशन करेगी, ठीक हो गया, वो माइनॉरिटी, वो एक्सप्लॉयटेशन करेगी, अमीर अमीर से अमीर तर होते जाएंगे, गरीब गरीब से गरीब तर होते जाएंगे, मुआशरे में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब मुआशरे में डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस डिफरेंस की वजह से वो मुआशरा वॉर की तरफ इंक्लाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो एक कहता है कि कैपिटलिज्म होने की वजह से जंग होती है, दूसरा कहता है कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग होती है। बात समझ आ गई अब? अब समझ आ गई, ठीक है। अब अदर कॉजेस के अंदर आ जाएंगे, जब हम अदर कॉजेस के अंदर आएंगे, ठीक है,
तो अदर कॉजेज के अंदर एक है इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स। अदर कॉजेज के अंदर क्या है? इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स। अब इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स क्या है? इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स ये है कि ये कहता है कि बाज़ औक़ात, प्लीज मेरी बात को जरा समझिएगा, बाज़ औक़ात, ठीक है, प्लीज इस बात को जरा समझिएगा, बाज़ औक़ात एक मुल्क के अंदर कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे होते हैं जो सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ लेके चला जाता है। फॉर एग्जांपल महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ठीक हो गया, डिक्टेटरशिप है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्टेरियन पंगे, एथनिक पंगे, यमन को देख लो, सीरिया को देख लो, इराक को देख लो। तो ये कहता है कि अक्सर औकात मुल्क के अंदर मल्टीपल तरह के पंगे होते हैं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, जो एक सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ इंक्लाइन करेगी, जो एक सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ इंक्लाइन करेगी, डिस्प्यूट की तरफ इंक्लाइन करेगी, ठीक हो गया। इंटरनल स्टेट स्ट्रक्चर जिस तरह के आजकल अफगानिस्तान में हो रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है, इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स ही ऐसे हैं। तो ये कहता है कि बाज़ औक़ात सोसाइटी या स्टेट के अंदर मल्टी डायमेंशनल ऐसे फैक्टर होते हैं जो सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ इंक्लाइन करते हैं। फिर ऐसे ही अगली चीज है कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी स्ट्रक्चर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी स्ट्रक्चर क्या है? ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। अब ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या कहता है? ये कहता है कि अक्सर औकात मेरे बहनों भाइयों, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अक्सर औकात, ठीक है मेरे बहनों भाइयों, कहानी कुछ यूं होती है कि एक मुल्क की कौन लेजिटिमेट, ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो ही क्लियर नहीं होता। तालिबान कहते हैं हम रूलर हैं, ठीक है, सलमान गनी कहते हैं हम रूलर हैं। बात समझ आई है नहीं आई? ठीक हो गया। बशारुल असद कहता है कि मैं यहाँ का लेजिटिमेट हेड ऑफ द स्टेट हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है, नॉन ओतीस कहते हैं कि भाई हम लेजिटिमेट ग्रुप हैं। तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास है, एक्चुअल लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन है, उसी के ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और ये कहता है जब वो कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली वो वॉर की वजह बनती है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर समझ आ गया? इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स और कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट ओवर पॉलिटिकल अथॉरिटी और इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, टेररिज्म, एथनिक डिस्कॉर्ड, सेक्टेरियनिज्म, कुछ भी। ठीक हो गया? आई होप से मेरे बहनों भाइयों को ये दोनों इंटरनल स्टेट डायनामिक्स की और डाइवर्जनी वॉर थ्योरी का कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट ओवर द स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ तो मुझे ओके कॉल दें। फिर डाइवर्जनी वॉर मैं नहीं समझा रहा, क्यों नहीं समझा रहा आपको उसका जवाब पता होना चाहिए, मैंने बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक हो गया? फिर है ट्रेडिशनलिज्म एंड नेशनलिज्म और मिलिट्राइजेशन। मिलिट्राइजेशन भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, नियो रियलिज्म है। ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनलिज्म एंड नेशनलिज्म ये आगे आ जाएगा, ये भी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। ट्रेडिशनलिज्म नेशनलिज्म के अंदर सिर्फ एक लफ्ज लिख लो, हिंदुत्व, एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुत्व। नोट कर लिया मेरा बच्चा? ठीक हो गया बच्चों, 15 मिनट की ब्रेक करो, वापस आओ तो शुरू करते। 15 मिनट की ब्रेक करो, वापस आओ तो शुरू करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक है बच्चों।
मेजर चीज होती है उनकी आर्म्स के सेल्स, उनकी आर्म्स की सेल्स। तो कहीं पे फड्डा होगा तो उनके आर्म्स बिकेंगे ना। तो ये कहता है कि जानबूझ के रशिया, अमेरिका, चाइना जैसे ममालिक, ठीक है, कैपिटलिस्ट ममालिक अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को बैक करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट की पार्टीज बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करेंगे ताकि उनकी अपनी आर्म्स इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके, उनके अपने वेपन सेल हो सकें, उन वेपन्स की सेल की बुनियाद के ऊपर वो पेनिट्रेट कर सकें पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर। तो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास ये ग्लोबल लेवल कॉज है, ये कहता है कि वेपन्स इंडस्ट्री के बिजनेस इंटरेस्ट की बुनियाद पे ग्लोबल पावर्स, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स खुद वॉर को प्रमोट करते हैं, खुद पार्टीज बनते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से उनकी अपनी इंडस्ट्री सरवाइव करती रहे। तो ये कहता है कि इंटरनेशनल आर्म इंडस्ट्री के अंदर कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट दुनिया को वॉर के अंदर धकेलते हैं। बच्चों ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों मैं करवाने लगा हूं तुम्हें थ्यूसिडाइड्स ट्रैप और पावर ट्रांजिशन थ्योरी। अब मैं करवाने लगा हूं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप और पावर ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक हो गया मेरे बच्चों? इधर ध्यान कीजिएगा। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, बच्चों ध्यान कीजिएगा। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहता है कि भाई वॉर होती है बिकॉज ऑफ पावर ट्रांजिशन। ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप और पावर ट्रांजिशन थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है। बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा, मैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप समझाने लगा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैप है ये। इस टाइम दुनिया में नंबर 1 पावर कौन? यूएसए, ऐसा ही है। और नंबर 2 पावर कौन? चाइना, ऐसा ही है मेरा बच्चा। अब ये कहता है कि नंबर वन पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। नंबर 1 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये क्या कहता है कि नंबर 1 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये कहता है कि भाई नंबर 1 को लगता है कि उसने सदा नंबर 1 रहना है, उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप की बुनियाद पे इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करना शुरू कर देगा। अमेरिका इराक में भी इंटरवीन कर देगा, ठीक है, अमेरिका अफगानिस्तान में भी इंटरवीन कर देगा, अमेरिका सीरिया में भी इंटरवीन कर देगा, ठीक है, अमेरिका हर जगह पे इंटरवीन कर देगा। मीनिंग दैट कि वो, ठीक है, अपने आप को जरूरत से ज्यादा एक्सपेंड कर लेगा और वो कभी फोकस नहीं होगा नंबर 2 की तरफ। ठीक हो गया? लेकिन नंबर 2, ठीक है, एक ऐसी पोजीशन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को बढ़ाता जाएगा। चुनाचे इस वजह से नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान, नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान जो गैप है वो कम होता जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान जो गैप है वो कम होता जाएगा। ठीक हो गया? अब ये कहता है कि किसी रोज वाशिंगटन को कहा जाएगा कि भाई चाइना आ रहा है, तो अपनी ताकत के नशे में मस्त साइकोलॉजिकल ट्रैप के अंदर वाशिंगटन कहेगा कि हनूज वाशिंगटन दूरस्त। ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर को जब कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, तो वो कहता था हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। ठीक हो गया? तो वो इस नशे में कि हम नंबर 1 है, ठीक है, वो कहेगा कि चाइना कल के अफीमियों चरसियों की ये मजाल के हमारे साथ compete कर सके, तो वो कहेगा कि हनूज अमेरिका दूरस्त। चाइना अपनी पावर मजीद बढ़ाएगा, ठीक है, यूएसए रियलाइज नहीं करेगा, वो मजीद बढ़ाएगा, यूएसए रियलाइज नहीं करेगा। जब पावर का गैप बहुत कम रह जाएगा तो अचानक यूएसए अपनी ताकत के नशे में मस्त होके वो ये कहेगा कि ये कल के टिड्डे हमारे साथ, ठीक है, कंपटीशन करेंगे, हमारी बराबरी करेंगे, प्यो के साथ रेसे लगाएंगे। तो इस जोन के अंदर आके वो एक ब्लेंडर करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रैप में आके, और वो नंबर 2 के ऊपर धावा बोलेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि नंबर 2 की पावर ऑल दो, ठीक है, अमेरिका से अभी भी कम है, लेकिन लेकिन ठीक है,
उसकी पावर वेल कंसंट्रेटेड है, और अमेरिका डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि वो ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसकी पावर ज्यादा स्प्रेड आउट है, वो फोकस्ड नहीं है। तो नंबर 2 नंबर 1 को शिकस्त देगा, नंबर 1 बन जाएगा, और एक नया साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू हो जाएगा जिसमें चाइना कहेगा कि हनूस बीजिंग दूरस्त। अब थ्यूसिडाइड्स ने हिस्ट्री से प्रूव किया कि कैसे नंबर 2 नंबर 1 बना। स्पार्टास थे, उन्हें ग्रीक्स ने रिप्लेस किया। ग्रीक्स थे, उन्हें रोमन्स ने रिप्लेस किया। रोमन्स थे, उन्हें मुस्लिम ने रिप्लेस किया। मुस्लिम थे, उन्हें स्पेनिश ने रिप्लेस किया। स्पेनिश थे, उन्हें फ्रेंच ने रिप्लेस किया। फ्रेंच थे, उन्हें जर्मन्स ने रिप्लेस किया। जर्मन्स थे, उन्हें सोवियट्स ने रिप्लेस किया। सोवियट्स थे, उन्हें अमेरिकन ने रिप्लेस किया। अमेरिकन थे, उसे चाइना ने रिप्लेस करेगा, और चाइना होगा उसे पाकिस्तान रिप्लेस करेगा, और फिर क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया। तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप बुनियादी तौर पे ये कहता है कि नंबर 1 पोजीशन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और इस साइकोलॉजिकल ट्रैप के अंदर जो भी स्टेट आ जाएगी वो अपनी आप की पावर पे फोकस करने की बजाय, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल ब्लेंडर मारेगी जो वॉर की वजह बनेगा। बच्चों ये नोटेड। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का कॉन्सेप्ट नोटेड। अब राफिया बेटा आखिरी चीज है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी। अब मेरे बहनों भाइयों, पावर ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये है, प्लीज बच्चों इस बात को जरा समझिएगा। पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये है, सेम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट, सेम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पे एक फर्क है। ठीक है, पावर ट्रांजिशन थ्योरी ऑर्गेन्स्की की थ्योरी है। ऑर्गन, ORGAN, स्काई, SKI, ऑर्गेन्स्की की थ्योरी है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी रिवर्स है। ठीक है, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप ये कहता है कि नंबर 1 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि नंबर 2 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। नंबर 2 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। ठीक है, ये कहता है कि नंबर 2 हेस्ट में पड़ जाएगा, जल्दी में पड़ जाएगा। वो कहेगा कि मैं बाकियों को क्रॉस कर आया हूं, तो जल्दी से मैं इन्हें भी क्रॉस करता हूं, और इन्हें क्रॉस करके मैं नंबर 1 बन जाता हूं। ठीक है, तो ये कहता है कि नंबर 2 की हेस्ट में वो नंबर 1 के ऊपर हमलावर होगा, और एक ग्लोबल लेवल कॉज होगी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी हेस्ट में पड़ गया, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी हेस्ट में पड़ गया। तो ये कहता है कि अक्सर औकात नंबर 2 की हेस्ट के नतीजे में, ठीक हो गया, कि मैं जल्द से जल्द नंबर 1 बनूं, ग्लोबल वॉर होती है। ठीक है, ग्लोबल लेवल कॉज ऑफ वॉर है। तो ये कहता है कि भाई जैसे जैसे नंबर 2 और नंबर 1 के दरमियान पावर का गैप कम होता है, चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि नंबर 2 अपनी हेस्ट के अंदर आके वॉर को वेक करेगा। बच्चों सारी की सारी कॉजेस चौकस हुई हैं या नहीं हुई है? ठीक। अब राफिया बेटा मैंने यहाँ पे प्लीज क्यों लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे प्लीज क्यों लिखा हुआ है? बच्चों तुम्हारा जो पेपर 2 है ना, हिजा बेटा तुम्हारा पेपर 2 है, उसमें वॉर्स ही वॉर्स हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, अफगान कोल्ड वॉर थिएटर, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, US चाइना डिस्प्यूट, राइजिंग मल्टीपोलैरिटी, यानी पेपर 2 में फड्डा ही फड्डा है। तो पेपर 2 में मैं तुम्हें ये कॉजेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तुमने इन्हीं कॉजेस को वहां पे अप्लाई करना है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हर इवेंट की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। बात समझ आई या नहीं आई? तो इस स्लाइड का सारे के सारे लो स्क्रीनशॉट, और तुम लोगों ने इस स्लाइड की बुनियाद पे पेपर 2 में जहां पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, कोई भी करंट अफेयर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो तुमने इन्हीं चीजों को लेके चलना है, इन्हीं चीजों को लेके चलना है। बच्चों बात समझ आ गई?
ठीक है बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? आज के कोऑर्डिनेटर कौन है? हेलो जी सर, बताइए। अनम बहन, मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ गया। ठीक है, मैं आते ठीक हुए है सर, बता देता हूँ। ठीक है सर, ठीक।